पिताजी, श्रेष्ठ मुकुट। खैरी जनजाति अपने अतिथियों का सम्मान क्यों नहीं करते? बुद्धिमान तलिका की शोक सभा तो अब तक संपन्न हो जानी चाहिए थी। यह शांति संदिग्ध लगती है। बाकी जनजातियों की तुलना में हमारी यात्रा सबसे लंबी है। इतनी लंबी यात्रा सहन करना दिवंगत बुद्धिमान तलिका और खेरी जाति के लिए बड़ा सम्मान है। आयोजनकर्ता इस तरह हमारा अपमान भला क्यों करेगा? उन्हें अपने अतिथियों का अच्छे से स्वागत करना चाहिए। हताश मत होइए, उनके पास अवश्य कोई कारण होगा। जब हम शिविर पहुंचेंगे तब पता चलेगा। मुझे दिख रहा है बुद्धिमान तलिका के मौत के साथ जैसे खेरी जाति के संस्कार और सभ्यता भी मर गई हो। क्या आप अपने अतिथियों का ऐसा स्वागत करते हैं? सरदार जरई, आपके अंगोल लोगों ने यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया। क्या अंगोल के लोगों ने हमारे महान सरदार तालिका की हत्या नहीं की क्या? और सारीन प्रमुख और उनके ध्वजारोहियों का ठंडी पहाड़ी में नरसंहार किया? बुद्धिमान तलिका की हत्या अंगोल भूमि पर नहीं बल्कि खदान भूमि पर हुई है, और सारिन प्रमुख उनकी हत्या हम क्यों करेंगे? हमें उन्हें मारकर क्या फायदा मिलेगा? हम तो यहाँ चर्चा और विमर्श करने आए हैं, है ना? चर्चा कई रूप धारण करती है। सारिन की राजकुमारी बोरोंच बहुत मुश्किल से बची और उसने हम सबको बताया कि हमला अंगोल लोगों ने किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं पदधारी श्रेष्ठ प्रमुख हूँ। तुम्हारे प्रमुख को खो देना तुम्हें बहाना नहीं दे देता श्रेष्ठ प्रमुख का तिरस्कार करना। हम इस बात की तह तक जाएंगे। सभा में सब बातों पे फैसला होगा। हमें आदेश है जुलूस और अंगोल लोगों के घोड़ों को जब्त करने का और उनके प्रमुखों को छोड़कर सबको बंदी बनाने का आदेश है जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता। प्रतिरोध का परिणाम मृत्यु के बराबर है।
ऐसा ही होगा। तो मेरे साथ आइए सरदार। सरदार जराई, आपने नियम तोड़े हैं। बैठिए। आपने कहा बुद्धिमान तलिगा की हत्या यदि खदान भूमि में हुई है तो खदान जाति का विषय है। आपके दूत ने कहा कोई भी घटना यदि व्यापार मार्ग पे हो या फिर राज्य रहित भूमि पर हो तो वो भी 8 जनजाति का विषय होगा। इसका मतलब जो आक्रमण सरीन जाति के भूमि पर हुआ वो भी 8 जनजाति का विषय होना चाहिए। खादू, कृपया शांत रहिए। अगर हम लड़े तो ये मरघट बन जाएगा। प्रबुद्ध लोगों की सभा नहीं रहेगी। यहां पे पदधारी श्रेष्ठ प्रमुख जराई जी भी हैं, तो तुम्हें स्वयं को श्रेष्ठ समझने की जरूरत नहीं। कृपया शांत रहिए। इस वक्त शांति बनाए रखना जरूरी है। अभी लड़ाई कोई विकल्प नहीं है। इस वक्त हमारे बीच प्रमुख जराई हैं, ये बताएंगे क्या करना है। सबसे पहले हम एकता चाहते हैं। हम एकता का कठिन मार्ग लेंगे, ना कि पतन का। अग्नि को लेकर आओ। मैं सिर्फ सत्य कहूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं अपने पिता सूर्य की, अपनी माता चंद्रमा की और शक्तिशाली स्वर्ग की प्रतिज्ञा लेता हूं। सारिन जाति की बोरंच, हमें बताइए आपने क्या देखा? वो अंगोल आदमी ही थे? आप कैसे कह सकती है? इस सुबह हमने ठंडी घाटी में शिविर बनाया। पर कुछ अंगोल हिरन ध्वजाधारी लोगों ने हमें घेर लिया और बगैर कुछ कहे हमारे ऊपर हमला कर दिया। बुरांश, तुम खेरी कबीरा की तरफ भागो और उन्हें बता दो यह आखिर हुआ क्या है। ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है। भागो। मेरे पिता ने मुझे बचा लिया और मैं यहाँ आ गई। खदान के खादू, अब आप बोलिए। क्या आपका आरोप है कि बुद्धिमान तलिगा की हत्या अंगुल वंश भूषा के लोगों ने की है? मैं
अकेला चश्मदीद गवाह नहीं था। सभी खदान के लोगों ने देखा है। महान सेवगी ने भी। खादू, बंद करो अपनी ये बकवास। तुम विश्वासघाती और एकदम मक्कार हो। तुमने मेरे पिता की हत्या घर में की और अब तुम यहां सफेद झूठ बोल रहे हो। तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कारकोई, शांत। तुमने अपने अनुष्ठान से क्या जाना है? क्या यही संस्कार है तुम्हारे? क्या तुमने तालिका की आत्मा को नहीं जगाई? किसी ने अनुष्ठान में मेरे कुल देवता का बहुत अपमान किया था, जिससे मैं बहुत नाखुश हूं। बुद्धिमान तालिका और स्वर्ग ने खेरी जाति को त्याग दिया। इस सब का दोषी मैं खादू को मानता हूं। शायद बंदी के रूप में तुमने मेरे कुल देवता का अपमान किया हो। ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया खादू। शांत हो जाओ सरदार। हमें पहले सरदार श्रेष्ठ जराई और बुजुर्ग को बोलने देना चाहिए, यही सही होगा। सरदार अरखल, तुम भी बराबर की ही दोषी हो, समझे? तुम्ही ने हत्यारों को अपने घोड़े उपलब्ध कराए। खारखोई, तुम्हारा आरोप बिल्कुल गलत है। अगर हमारे बीच विश्वास ही टूट जाएगा तो हमारे इस चर्चा का कोई मतलब नहीं होगा। हमारी अक्षित जाति ने यह घोर पाप नहीं किया है। मैंने उन सब लोगों को बंदी बना लिया है जिसने हमारी दूसरी सांस घोड़े को खो दिया था और नष्ट कर दिया था। 2 वर्ष हो गए हैं मुझे श्रेष्ठ प्रमुख का पद धारण करके। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं स्वर्ग की, मैंने यह हत्या का घोर पाप नहीं किया। कोई बड़ा षड्यंत्र है इस सारी घटनाओं के पीछे। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा इसके पीछे कौन है। कृपया मेरी बात सुने सरदार। अंगोल और चुनूस पड़ोसी जनजाति रहे प्राचीन काल से। मैं दोनों जनजातियों से हर आदमी को बहुत अच्छे से जानता हूं। हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति भेड़िया जनजाति से नहीं हो सकता। मैं अपने ताबीज की कसम खाता हूं। कई साल पहले आपके पूर्वजों को व्यापार मार्ग पर लूटा गया था। दोनों जनजाति के लोग तब बुरी तरह से मारे गए थे। उम्मीद है आप अपना बदला लेने के लिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे जब तक आप महान सरदार ना बन जाए। मैंने ठीक कहा ना? हमारे पूर्वजों ने यह विषय अपनी चिता के साथ स्वाहा कर दिया था। मैं पुराने घाव इसलिए नहीं खोरा दूंगा क्योंकि आज मैं श्रेष्ठ प्रमुख हूं। आप सब समझे? शायद आपकी इच्छा इस पद को हमेशा के लिए हथियाने की हो और हमारे प्रमुख सरदार बनने की हो। खादू, तुम दुस्साहसी पिल्ले हो। अपनी हद में रहकर ही अपना मुंह खोलो, समझे? तुम जानते भी हो कि किस पे कीचड़ उछाल रहे हो? जरा सोचो। हम यहां तुम्हारे अपराध का न्याय करने आए हैं, है ना? दूसरों पर दोष मत डालो जिससे कि तुम्हारे दोष से ध्यान भटक जाए। अंगोल वेश, अक्षिन के दूसरे सांस घोड़े, दरखत के कीले, क्या ये सब तुम्हारी योजना नहीं है? बोलो। युवाओं, सभा की मर्यादा रखो।
लोगों की तरह मेरे घर में आकर अपने दिलों के कपट को मत दिखाओ। जब महान तेलगा की आत्मा मुझ में प्रवेश की थी, तब उन्होंने 8 जनजातियों के बारे में मुझसे कहा था। सही कहा था उन्होंने कि शांति भंग की जाएगी, लोहा भी पिघलेगा, रक्त भी बहेगा, और रक्त ऐसे बहेगा जैसे पसीना बहता है। मेरे हत्यारे की तलवार और भी रक्त की प्यासी है। अपने योद्धाओं और घोड़ों को तैयार करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पास ही बैठा है। उनकी आत्मा ने यही कहा था। ये आत्मा का क्या मतलब है? कौन है वो शत्रु जो हमारे बीच बैठा है? मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं आत्मा और तुम्हारे बीच की। एक तांत्रिक जो सुन तो सकती है पर देख नहीं सकती। इस खूनी कृत्य का निपटारा एक ही बार में हमेशा के लिए कर देना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। मुझे बुद्धिमान तेलिका से बात करनी है। मुझे बुद्धिमान तेलिका से बात करनी है। ये बहुत जरूरी काम है। क्षमा करें सरदार, तेलिका से बात करनी होगी। व्यापारी गोश्त के दूतों का कहना है उनके मार्ग में नरसंहार हुआ है। मुझे जाने दीजिए। देखिए, अरे उसे अंदर लाओ। मुझे जाने दीजिए। उसे अंदर आने दो। हे बुद्धिमान तेलिका, मुझे क्षमा कीजिए बुद्धिमान तेलिका। मेरे सरदार को पापियों से मुक्त कीजिए। हम पर दया कीजिए। बुद्धिमान तेलिका यहाँ नहीं है। बुद्धिमान तेलिका नहीं है? मुझे उन्हीं से बात करनी है। चाहिए तुम्हें? सरकार, मुझे मुक्ति चाहिए जो बुद्धिमान तेलिका मुझे दे सकते हैं। तुम क्या चाहते हो? हमें बताओ, हुआ क्या है? आप श्रेष्ठ प्रमुख जराए हैं मेरे मालिक। भरी दोपहर में विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे कारवां पर आक्रमण करके बहुतों को मौत के घाट उतार दिया मालिक। क्या ये निर्णय नहीं हुआ था कि 8 जनजातियां मिलकर व्यापारी मार्ग पे शांति स्थापित करेंगे? क्या तुम्हारे कारवां पर हमला हुआ है? क्या व्यापारी गोश्त ठीक है? व्यापारी गोश्त घायल है और हमारे 10 लोग मारे गए। तुम उन हमलावरों की पहचान बता सकते हो? उनके सर सफेद खोपड़ियों की तरह थे। वो बहुत ही क्रूर थे। उन्होंने लाशों से सर काट दिए। तुम्हारा मतलब है लंबे समय से विलुप्त सफेद खोपड़ी जनजाति ने किया है? मुझे कैसे मालूम होगा मालिक? मेरे सरदार ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा था कि हमारी सुरक्षा की जा सके, हमारे घायलों की सहायता की जा सके मालिक। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी समस्याओं में सफेद खोपड़ी जनजाति के बचे हुए लोगों का हाथ है। मुझे माफ कीजिए मालिक। वो सारे हमलावर लोग अपने मुखिया का नाम पुकार रहे थे। वो कह रहे थे, अमर अजहर, अमर अजहर। मैंने ये नाम अपने दोनों कानों से सुना।
तो तुम जा सकते हो। जी। बहुत ही खतरनाक और भयानक दल स्टैटसन के बच्चे, जो दिल और दिमाग को निकालकर बहुत मजे से खाते हैं, अब वो छुपकर हमारे जमीनों पर आंखें गाड़ रहे हैं। पिताजी, मैं उन हत्यारों और लुटेरों को जिन्होंने अंगोल जनजाति को कलंकित किया, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुमसे कई वर्ष पहले 8 जनजातियों के बुजुर्गों ने यह निर्णय किया है, मिलके इन सफेद खोपड़ी जनजाति का सर्वनाश करने का न्याय होगा। तब से आज तक 8 जनजातियां हर परिस्थिति में एकजुट रही है, भले ही कितनी मुश्किल परिस्थितियां आए। आज हम भोज में सारीन के सरदार खादरान की खोपड़ी खाएंगे और अपने पूर्वजों की आत्माओं को संतुष्ट करेंगे। और 2 दिन के बाद अंगोल के सरदार जराई और चोनोस के सरदार अरसाई दोनों की खोपड़ी खाएंगे। बोलो हाँ। सफेद खोपड़ी जनजाति के सरदार दाल सातसेन का दूसरा पुत्र अमर आजहर। स्टेप्स के 8 जनजातियों ने सोचा था हमारा वंश समाप्त हो गया, हमारे विलुप्त होने का उत्सव मनाया गया, पर अब उन्हें पता चलेगा कि हम सही वक्त के प्रतीक्षा में थे और अब हमारे प्रतिशोध की घड़ी आ गई है। मैंने खदान भूमि पे खेरे के सरदार थलाइया की हत्या की। मैंने ठंडी घाटी में हत्या की सारीन के सरदार खादरान की। और 2 दिन के बाद मैं हत्या करूंगा अंगोल के जराई और चुनूस के अरसाई की उसी स्थान पे जहां मेरे पिता की हत्या की गई थी। अपनी तलवार से उनकी खोपड़ी काटूंगा। मानव का सेवन करने वाले, लोहे का जिगर रखने वाले सफेद खोपड़ी साम्राज्य स्थापित होके रहेगा। खेरे जाति पे हमला होगा। अगचिन जाति का नाश होगा। खदान को काट दो। देवत जाति का विनाश हो। अपने शत्रुओं का हम जिगर खाएंगे और उनकी खोपड़ी से अमृतपान करेंगे। भोज उत्सव का समय आ गया है। इसे धूप में सुखा के हमारे काले झंडे पे लटका दो।
का भेजा निकाल के हमारे भाइयों को खिला दो। ले जाओ। क्षमा करें सरदार, हम ठंडी घाटी से सरीन के मरे हुए लोगों की लाशें ले आए हैं, आप देख सकते हैं। सुनो लड़की, रुको, तुम इसे झेल नहीं पाओगी। मरने वाले सूर्य में विलीन हो जाते हैं, जो जिंदा रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। रुको। ये हथियार तो हम लोगों का नहीं है। हमारे जनजातियों के पास तो इस तरह के हथियार नहीं पाए जाते हैं। हर घाव का ठीक से निरीक्षण करो। आपके विशेष नेतृत्व में निरीक्षण हो। राजकुमारी, आप ये भयावह दृश्य ना देखें। ये खून बाहर के हथियार से किया गया है। अंगोल खादान या 8 जनजातियों में से किसी ने भी ये काम हरगिज नहीं किया है। ये मौत संकेत है भविष्य के नरसंहार का। अनगिनत लाशें बिछेंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। अगर कोई इन सब के लिए जिम्मेदार है तो वो है क्रूर सफेद खोपड़ी वाले जनजाति। हमें हर हाल में बचे हुए सफेद खोपड़ी जनजातियों को चुन चुन के मारना होगा। मैं अपने पिता के कटे हुए सर का बदला लेकर रहूंगी। दिल में बदले की भावना लेकर जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। तुम्हारा जिंदा रहना अभी बहुत जरूरी है।
तुम चाहो तो बदला तुम कभी भी ले सकती हो। अगर तुम मर गई तो खादरान वंश भी खत्म हो जाएगा। तांत्रिक अम्मा के अनुसार हत्यारे विदेशी हैं। यह नरसंहार विलुप्त सफेद खोपड़ी जनजाति का कृत्य दिखाई पड़ता है। तो हमें व्यापारी गोस की सहायता करनी चाहिए और साथ में उनसे कुछ जानकारी भी हमें हासिल करनी चाहिए। खदान के खादू बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8 जनजातियों का कर्तव्य है कि व्यापार मार्ग पर शांति बनी रहे, पर व्यापारी गोस का कारवा लुट गया। उन्होंने सफेद खोपड़ी के चेहरे भी देखे हैं। अगर हत्यारों को पहचान ना पाए तो भी हथियार तो पहचान ही लेंगे। हमें उन्हें यहां पर बुलवाना चाहिए। खेरी के योद्धाओ, जल्दी जाओ, घोष और उसके लोगों को यहां ले आओ, जल्दी। सरदार अरखल अपने ध्वजाधारियों को भेजिए और हर जनजातियों तक यह सूचना पहुंचाकर उन लोगों को सूचित कीजिए। सफेद खोपड़ी जाति का अगला प्रहार कहीं भी हो सकता है। ठीक है सरदार, मैं एक बार फिर से लोगों को भेजूंगा। इस कठिनाई की घड़ी में सारी अधिपत्य की पदवी राजकुमारी आप ग्रहण कीजिए। ईश्वर करे आपकी दृष्टि न्यायपूर्ण हो। अपनी जनजाति के ध्वज को कृपया सभा में लाइए। अब इस ध्वज को आपको ही आगे लेकर बढ़ना होगा। आज के बाद से अपने काले ध्वज को 8 जनजातियों के सरदारों के सर से सुशोभित करना है, क्योंकि इन्होंने मिलकर हमारे पूर्वजों का वध किया था और हमें वंशहीन करने का प्रयास किया, और अब हम इनका हिसाब करेंगे, है कि नहीं? सफेद खोपड़ी जनजाति अब कुत्तों की तरह टुकड़ों पे नहीं पलेगी। अब हम सायों में छुपकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों ने इस भूमि पे जहां तक दृष्टि जाए राज किया था, राज, और अब हमारे प्रतिशोध की घड़ी आ चुकी है। अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति दिलानी होगी, चाहे उसके लिए हमें अपना बलिदान क्यों न देना पड़े।
स्त्रियां शोक में चीखेंगी। पुरुषों की हत्या कर दो, इन्हें वंशहीन कर दो, इनके अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा दो। मैं हूं अमर अजहर और हम लोग हैं सफेद खोपड़ी जाति। सफेद जनजाति के यही कुछ लोग जीवित रह गए हैं। अगर हम युद्ध में मारे गए तो हमारी पूरी की पूरी जनजाति विलुप्त हो जाएगी। औरतों और बच्चों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। भूल गए अब तक कैसे जीवित रहे? भाग्य में जीवित रहना हो तो हर हाल में जीवित रहेंगे। मरना होता तो अब तक मर चुके होते। इन औरतों और बच्चों में सफेद खोपड़ी का रक्त है। या तो हम एक साथ राज करेंगे या मरेंगे। कम से कम थोड़े बच्चों को तो सुरक्षित कर दो। तुम युद्ध से डर रहे हो ना? तुम्हारे सीने में घबराए हुए दिल की धड़कन मैं सुन पा रहा हूं। ये औरतें और बच्चे भी तुमसे ज्यादा वीर हैं। उन्हें ढाल बना के तुम अपना दयनीय जीवन बचाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा। भूल जाओ। क्या आपने मुझे याद किया बुजुर्ग वंजीर? क्षमा करें, आपके स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में मैं नहीं पूछ सका सभा की गंभीरता के कारण। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। मैं आशा करता हूं कि आप थके नहीं होंगे इस लंबे सफर से। आपको तो दूध ही भेज देना चाहिए था। अपने आप को इतना कष्ट देने की क्या जरूरत थी? मैं झेल सकता हूं, आप चिंता ना करें। लेकिन शायद ये सभा मेरे लिए कहीं आखिरी सभा न हो जाए, ऐसा लगता है मुझे। ये बूढ़ा आदमी अब तक आपके पिता के उपकारों को नहीं भूला है बेटा। मैंने बहुत प्रेम और आस्था से
ये कारीगरी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। शुक्रिया सरदार। मेरे पिताजी ने हमेशा बिना उम्मीद के आपका साथ दिया। आप इस तरह से अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप कृपया ये संकोच ना करें। आपके पिता तो सूर्य के साथ है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कभी भी कोई अपेक्षा नहीं रखी थी बेटा, ये मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन मैं कृतज्ञ हूं उनका, इसलिए ये मैंने उनके उपकार के बदले में बनाया है। मेरी आस्था और भावनाएं इसमें जुड़ी, इसलिए ये तुम इसे स्वीकार कर लो बेटा। जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं इस सभा के लिए आ रहा था ना, तो मुझे स्वर्ग ने अभ्यास कराया था। जी, मैंने एक रक्त रंजित तारा देखा। ये आने वाला कठिन दौर का संकट है। आगे विकट परिस्थितियों का सामना हो सकता है बेटा। घोड़े विश्राम नहीं कर पाएंगे, या शायद ये एक बूढ़े व्यक्ति का अकारण भय हो या मनगढ़ंत कल्पना। हमारी 2 घोड़ियों ने 2 जुड़वों को जन्म दिया, इसलिए मुझे भी ऐसे ही कुछ संकेत मिले हैं। इस बात को मैं भी जानता हूं। हमारी भूमि इस साल सूर्य की किरणों से बिल्कुल भी रूबरू नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता हमसे रूठ गए हैं। मेरे सरदार, वो हत्यारे वहां पर तूफान की तरह आए और हम पर टूट पड़े। वो अपने सरदार को अमर अजहर के नाम से पुकार रहे थे। अचानक आक्रमण करके हमें पूरी तरह से भयभीत कर दिया। उन्होंने निर्दोषों की हत्या कर दी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। व्यापारी गो अपने सफर से पुनः वापस आ गए हैं। आप सभी को बुलाया गया है। लगता है अब हमें विदेशियों से कोई गुप्त जानकारी लेनी होगी। जी सरदार, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें विदेशियों से जानकारी लेनी चाहिए। अब हम कैसे विश्वास करें कि व्यापारियों के लिए इस भूमि में मार्ग सुरक्षित होगा? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया सरदार। अब मैं क्या करूंगा? पहले तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। अपने आप को भाग्यशाली समझो। 8 जनजाति युद्ध के कगार पे आकर खड़े हो गए थे इस घटना की वजह से। क्या तुम जानते हो, बुद्धिमान तलिका भी गुजर चुके। हाँ, सुना मैंने। इस स्वर्ग जैसी भूमि को किसकी नजर लग गई? किसने ये दुस्साहस किया हो? लोगों के सरदार, इतने लोकप्रिय इस भूमि के महान जादूगर बुद्धिमान तलिका की हत्या करने की। पता है, सारीन के दयावान सरदार खादरान, जिनकी दया दिली चर्चित थी, उनकी भी हत्या कर दी गई। ये कैसा अभिशाप है? इतना खून, इतनी मौतें। वो काला कटोरी लेकर आओ।
ये रक्त से सना हुआ हथियार बहुत ही कठोर और ठंडा है, तांबे की तरह सख्त और बर्फ की तरह बहुत ही ठंडा है। व्यापारी घोष, आप शांत हो जाइए। हमें बहुत सारे विषय सुलझाने हैं अपने क्षेत्र में लौटने से पहले। सफेद खोपड़ी दोबारा किसी जनजाति पर आक्रमण कर सकते हैं हमारे पीठ पीछे, इसलिए कृपया अपने दुख बाहर छोड़ के भीतर आइएगा। हमें उस हत्यारा का विवरण करे व्यापारी घोष। जैसे कि तांत्रिक अम्मा ने कहा, हथियार कठोर और बर्फ की तरह ठंडा है, तांबे सा सख्त तिमूर कहलाता है ये। मैंने हथियार देखा जरूर, पर मैं कोई विशेषज्ञ नहीं कि इसका विश्लेषण कर सकूं। तिमूर की तरह के तलवार कुछ सालों से प्रचलन में है, पहले ये अस्तित्व में नहीं था। कई विदेशी जनजातियां इसे बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कड़वा चूर्ण खरीद रही है। कड़वा चूर्ण? जी सरदार, इस हथियार के निर्माण के लिए दक्षिण दिशा में मिलने वाले एक विशेष कड़वे चूर्ण की बहुत मांग है। तिमूर, तो वो हथियार विशेष कड़वे चूर्ण से बनाते हैं? मुझे उसकी प्रक्रिया नहीं पता, वो मैं जान नहीं पाया। सिर्फ इतना पता चला कि उस विशेष कड़वे चूर्ण की मांग बढ़ गई है। तुमने वो विशेष कड़वा चूर्ण कहां बेचा? वो लोग इस तिमूर हथियार का उत्पादन कहां कर रहे हैं? यहां से दूर शांक्या साम्राज्य में 4 सागर के पार, वहां के लोग ऐसे तिमूर की तलवार बनाते हैं। वही लोग इस कड़वे चूर्ण को खरीदते हैं। तिमूर का उपयोग सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि कई हथियारों के निर्माण में हो रहा है, लेकिन मुझे उनका पता नहीं। यानी यहां के 33 जनजाति के परे इस तिमूर से हथियार बनाए जा रहे हैं इस भूमि पर। यह तो एक घनघोर युद्ध का संकेत है। अगर सरदारों को आपत्ति ना हो तो आप में से कोई मुझे अपनी तलवार दें। तलवार लाओ। मैंने ये खंजर उत्तर दिशा की संकरी भूमि से खरीदा था सरदार। इस हथियार से ऐसी दुर्गंध आ रही है जिससे सैरियन जाति की हत्या हुई थी। मैं
कुछ और कहने की अनुमति चाहता हूं। जब बुद्धिमान तलीगा खदान भूमि के लिए रवाना हुए थे तो एक रात उन्होंने हमारे शहर में विश्राम किया था और वहीं पर उन्होंने सांकेतिक भाषा में कुछ कहा था। अब आप तमाम सरदारों के बीच शांति बनी रहे, इसलिए मेरा चुप रहना ही बेहतर है। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा सरदारों। हमें बताओ कि बुद्धिमान तलीगा ने क्या कहा था। बुद्धिमान तलीगा ने कहा था, ये वर्ष भाग्य का वर्ष होगा। आकाश हिल जाएंगे, पृथ्वी फट जाएगी। मुझे भविष्यवाणी के अनुसार मुझे ढूंढना होगा उस भाग्य के प्राप्तकर्ता को। मैं अकेले ही यात्रा करूंगा। इस भाग्य के वर्ष में एक पुत्र जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वही सारी शक्तियों को धारण करेगा। सर्वशक्तिमान एक युवा भेड़िया शक्तिशाली भेड़ियों को हराएगा। स्वर्ग की उस पर विशेष कृपा होगी, ऐसा कहा था उन्होंने।